नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी वेद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसमें हिंदी विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो मेरे चैनल को आप निःशुल्क सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में वीडियोस देख सकते हैं। हम अपने चैनल पर ट्रिक के माध्यम से हिंदी पढ़ाते हैं। आज हम हिंदी के इतिहास में एक ऐसा टॉपिक लेके चलते हैं जहां पे आपने अब तक उन चीज़ों को न समझा होगा और न सुना होगा। पूरे वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया हूँ पदक्रम के सापेक्ष में कि किस तरीके से कौन सा पद कहाँ पे प्रयुक्त होता है, कौन सी क्रिया सही होती है, कर्ता का प्रयोग कहाँ पे होता है, कर्म का प्रयोग कहाँ पे होता है। इन सारी चीज़ों का एक सम्मिश्रण हम आपके सामने लेके आए हैं, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यदि आप यूपीएसआई, जेल बॉर्डर पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हमसे जुड़े रहिए निःशुल्क। हम प्रतिदिन आपको हिंदी में और संस्कृत में एक वीडियो देते हैं और साथ ही साथ सीटेट का हम पेडागोजी भी सारे सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हम टॉपिक क्या लेके आए हैं। तो आज हम वाक्य में पदों का क्रम, जो वाक्य हैं, जो क्रियाएं हैं, उनमें जो पदों का क्रम है वो कहाँ पे कर्ता, कहाँ पे कर्म और कहाँ पे क्रिया का सही प्रयोग होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक सेंटेंस बोलते हैं कि लड़के और लड़कियां खेलते हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां खेलते हैं, तो ये व्याकरण की दृष्टि से शब्द कैसा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि लड़के और लड़कियां तो खेलते हैं मतलब सही है, लेकिन सही नहीं है। लड़के और लड़कियां खेलते हैं, ठीक है, तो इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। उन नियम पे आज हम चर्चा करते हैं और आपको सही चीज बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य में भिन्न लिंग और वचन के अनेक कर्ता परिसर्ग रहित हों तो क्रिया बहुवचन में होती है तथा उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। एक शब्द आया है इसमें परिसर्ग। परिसर्ग वही शब्द होते हैं जो जोड़ने वाले होते हैं, जैसे बड़े होते जाएंगे इस तरीके से जो ही शब्द है ये परिसर्ग है। ठीक है, जो दो शब्दों के बीच में जोड़ने वाला एक शब्द लगता है वो परिसर्ग कहलाता है। और इस परिभाषा में कहा गया है कि वाक्य में भिन्न लिंग और वचन के अनेक कर्ता परस्पर मतलब परिसर्ग रहित हो, मतलब उसमें परिसर्ग ना हो। ठीक है, तो उनकी जो क्रिया होती है, उनका लिंग होता है वो अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। तो जो क्रिया का लिंग होगा वो अंतिम उसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। जैसे हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां खेलती हैं, लड़के और लड़कियां खेलती हैं, ये सही होगा। लड़के और लड़कियां खेलती हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि वाक्य में भिन्न लिंग और वचन के अनेक कर्ता और परिसर्ग रहित हों तो क्रिया बहुवचन में होती है। ठीक है, अब देखो लड़के और लड़कियां आ गई तो दो लोग हो गए ना, अलग अलग लिंग हो गए। ठीक है, एक पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आने के साथ साथ जब दो लोग हो गए हैं तो क्रिया बहुवचन में वैसे भी हो जाती है, क्योंकि हिंदी में जो है वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में क्या है, दो वचन होते हैं। अब एक से ज्यादा हुए तो बहुवचन की श्रेणी में आएंगे। अब जैसे हमने लिखा कि वाक्य में भिन्न लिंग और वचन के कर्ता अनेक होने पर जो क्रिया होती है, ठीक है, वो बहुवचन में हो जाती है तथा उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, तो जैसे लड़के और लड़कियां खेलती हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लड़के और लड़कियां खेलती हैं, अंत में क्या है, लड़कियां है ना, तो लड़कियां खेलती ही लगेंगी, क्योंकि जिनका लिंग अंत में आएगा, चाहे वो अगर यहाँ पे लड़के पहले आते हैं तो लड़कियां लास्ट में आती हैं, तो क्रिया में अंतिम क्रिया के अनुसार लिंग लगेगा, कर्ता के अनुसार। जैसे लड़के लड़कियां खेलती हैं, अगर यहाँ पे आता है लड़कियां और लड़के तो खेलते लगेगा। ठीक है, लड़कियां और लड़के खेलते हैं और लड़के और लड़कियां खेलती हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस दोनों सही हैं।
अब बात करते हैं कि सामान्य वाक्यों में कर्ता, ठीक है, कर्ता का प्रयोग कहां होता है? तो कुछ सामान्य वाक्य होते हैं उनमें कर्ता, कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा कि धर्मेंद्र गाना गाता है, तो धर्मेंद्र यहाँ पे कर्ता है, गाना कर्म है और क्रिया क्या है? गाता है। ठीक है, मतलब धर्मेंद्र गाना गाता है, तो धर्मेंद्र किसको गाता है? गाने को। तो कर्म को होता है, कौन गाता है? कर्ता कौन है? धर्मेंद्र है यहाँ पे, और क्रिया क्या है? गाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस था, इसकी हम कोई यहाँ पे बताने की आवश्यकता भी नहीं थी, फिर भी जो है तो हम बता दे रहे हैं। अगला है, यदि वाक्य में संबोधन या विस्मय बोधक है तो पहले कर्ता से पहले आता है। यदि आप हिंदी में वाक्यों को कर रहे हैं और उनमें कोई संबोधन या विस्मय बोधक चिन्ह आता है तो वो हमेशा कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप संबोधन करेंगे तो वो कर्ता से पहले करेंगे। ठीक है, मतलब संबोधन का मतलब है कि जैसे हमने कहा कि हे योगेश, ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे योगेश है इधर आओ, ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे कहेंगे कि हे योगेश इधर आओ। तो हे क्या है? संबोधन है, तो संबोधन के बाद एक जो संबोधन का चिन्ह होता है उसके बाद लगाते हैं, फिर क्रिया को पूरा करते हैं। जैसे वाक्य में संबोधन या विस्मय बोधक है तो वह कर्ता से पहले हमेशा आएगा। जब आप अशुद्धि शोधन करने जाते हैं तो ये गलतियां अक्सर कर बैठते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें तो कोई गलती नहीं थी, फिर हमारा गलत कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है कि अरे हिरण भाग गए, तो अरे क्या है? अरे एक विस्मय है। ठीक है, विस्मय बोधक है ना, तो हिरण क्या है? कर्ता इसमें क्या है? भाग कौन गया? हिरण। ठीक है, तो कर्ता कौन है? हिरण। तो हिरण से पहले अरे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट क्लियर है कि वाक्य में संबोधन या विस्मय बोधक है तो वह कर्ता से पहले आएगा। अगर कर्ता के बाद लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है अरे हिरण भाग गया, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि हिरण भाग गया अरे, तो गलत हो गया। ठीक है, हमेशा कर्ता से पहले विस्मय बोधक या संबोधन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अगले तथ्य की ओर, कर्ता कर्म तथा क्रिया के विस्तारक क्रमशः इनसे पहले ही आते हैं। तो जो विस्तारक शब्द होते हैं, विस्तारक का मतलब ये होता है कि कर्ता कर्म और क्रिया के जो विस्तारक रूप होते हैं वो हमेशा कर्ता कर्म या क्रिया से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई छोटा व्यक्ति है, ठीक है, तो क्रिया का कर्ता का विस्तारण किया जाता है तो कहते हैं कि छोटा लड़का। ठीक है, या छोटा लड़का, छोटी लड़की। ठीक है, बड़ा लड़का, बड़ी, ऐसे नहीं कहते हैं कि लड़की बड़ी, ये ठीक है, या बड़ा लड़का बड़ी लड़की। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि भूखा कुत्ता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हमने लिखा है कि कर्ता क्रिया कर्म के विस्तारक रूप क्रम से इनसे पहले आते हैं। अब देखो हमने एक सेंटेंस लिखा है कि भूखा कुत्ता गरम रोटी जल्दी जल्दी खा गया। भूखा कुत्ता गरम रोटी जल्दी जल्दी खा गया। अब यहाँ पे कुत्ता जो है वो क्या है? कुत्ता कर्ता है। ठीक है, रोटी क्या है? कर्म है। किसको खा गया? रोटी को खा गया। खाना क्या है? क्रिया है। तो हमने तीन चीजें देखी कि कर्ता कर्म और क्रिया। तो यहाँ पे कुत्ता से पहले उसका विस्तारक रूप दिया गया है कि कुत्ता कैसा है? भूखा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कुत्ता भूखा, गलत। ठीक है, भूखा कुत्ता, कुत्ता भूखा। ठीक है, तो भूखा ये क्या हो गया? विस्तारक रूप हो गया। अब यहाँ पे कर्म क्या है? रोटी। अब रोटी कैसी? रोटी का विस्तारक रूप दिया जा रहा है कि गर्म रोटी है, ठंडी रोटी है, बासी रोटी है, ताजी रोटी है। तो ये क्या है? ये विस्तारक रूप हो गए किसके? कर्म के। कर्म इसमें रोटी है, रोटी से आगे गर्म का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? खा गया। अब कैसे खा गया? इसका विस्तारक रूप क्या है? जल्दी जल्दी खा गया, तेजी से खा गया, बहुत धीमे खा गया। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जहां कर्ता कर्म और क्रिया होती है, अगर इनके विस्तारक रूप दिए जाते हैं, अगर इनको विस्तारित करना है, इनकी कोई विशेषता बताना है, इनके बारे में कोई पॉइंट देना है, तो इनसे जस्ट आगे यानी पहले ही दे दिए जाते हैं। उम्मीद है चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं पदवी या व्यवसाय। सूचक शब्द पहले आते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट जब कोचिंग पढ़ने आते हैं तो पूछते हैं भाई किससे पढ़ने जाते हैं, तो वैसे बोलते हैं कि अजय सर से पढ़ने जाते हैं, अजय मास्टर साहब से पढ़ने जाते हैं। ठीक है, या किससे दवा लेने जाते हो? कि डॉक्टर से लेने। किससे डॉक्टर से लेने जाते हो? डॉक्टर योगेश से लेने, मतलब योगेश डॉक्टर से लेने जाते हैं। ठीक है, किससे क्या लेने जाते हो? कि आयुष से लेने जाते हैं, फिर उनका नाम लगाते हैं। ठीक है, तो
जो पदवी वाले शब्द होते हैं, जैसे किसी की पदवी है तो वो पहले लिखी जाती है, ठीक है। जैसे अब सेंटेंस में हम हैं, अध्यापक हैं, तो हमारा पहला लिखा जाएगा कि मास्टर अजय या सर अजय के पास से आते हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर योगेश के पास जाना है, ठीक है। तो जो पदवी होती है किसी व्यक्ति की, वो नाम से पहले लगाई जाती है। तो पदवी कब लगाई जाती है? नाम से पहले लगाई जाती है। तो जैसे हमने बताया कि पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द पहले लगाए जाते हैं। पदवी और व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय करते हैं, अगर डॉक्टर हैं, टेलर हैं, अगर टेलर हैं तो बोला जाएगा कि टेलर हरि सिंह, ठीक है। अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उनका व्यवसाय पहले बोला जाएगा, उसके बाद नाम बताया जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए डॉक्टर अशोक आज जयपुर जाएंगे, ठीक है। तो अशोक डॉक्टर ना बोल के हम डॉक्टर अशोक बोलेंगे, ये आपका पदक्रम सही रहेगा। आगे देखते हैं कि वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग संबंधी से पहले किया जाता है। जैसे संबंध कारक का प्रयोग संबंधी से पहले किया जाता है। अब जैसे किसी का संबंध दर्शाना है, जैसे हमने कहा कि तुलसी के दोहे, तो तुलसी का संबंध दोहों से है, तो तुलसी का संबंध दोहों से दर्शाया जा रहा है। कर्ता कौन है? तुलसी, और इनका संबंध, संबंधी कौन है? दोहे। तो इनके बीच में संबंध का, की के, रारी रे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुलसी के दोहे, ऐसे नहीं कहेंगे दोहे तुलसी के, तो गलत हो गया, ठीक है। यानी संबंध का मतलब जो संबंधी है ना, उसके साथ संबंध कर्ता का या संबंधी का दर्शाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि यह राहुल का घर है, ठीक है। तो राहुल और घर, राहुल कौन है? करता, इसका संबंध घर से है, तो इसके बीच में संबंध का, की का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है। तो जो क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जहां पर क्रिया हो रही होती है और क्रिया होते ही उनकी विशेषता भी बता दी जाती है कि धीमे धीमे, तेज तेज, इस तरीके के जो शब्द आते हैं ये क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है कि हाथी धीरे धीरे दौड़ता है, तो हमने क्या बताया कि क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पे दौड़ता क्या है? क्रिया है। अब क्रिया से पहले विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। तो हमेशा से आपको याद रख, अब ऐसे नहीं बोलना है कि हाथी दौड़ता है धीरे धीरे, तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्रिया से जस्ट पहले उनका प्रयोग किया जाता है। अब कुछ वाक्यों का और ऊपर हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक पद प्राय, जो प्रश्नवाचक पद होते हैं वो प्राय जो विषय होता है, विषय से पहले और व्यक्ति से पहले प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग कर देते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो जहां प्रश्नवाचक प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर व्यक्ति या विषय से जस्ट पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। देखते हैं, जैसे तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो व्यक्ति या विषय क्या है? व्यक्ति है, इससे पहले एक प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ लिया गया है। किस शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? जैसे किसी का पूछना, कहाँ, कैसे, कब, कौन, क्या, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे व्यक्ति से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, पद बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं। अब है कि पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से हमेशा पहले आती है। तो जो पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं वो मुख्य क्रिया से हमेशा पहले आती हैं। तो पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं? पूर्व का मतलब होता है पहले, कालिक का मतलब, काल का मतलब होता है समय, एक प्रत्यय लगाने से कालिक बन जाता है, एक विशेषण बन जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्रियाएं पहले कर ली गई हैं, एक क्रिया पूरी करने के बाद जब दूसरी क्रिया शुरू की जाती है तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़कर सो गया, ठीक है। तो एक पूर्वकालिक क्रिया थी पढ़कर, फिर वो सोया है। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं। एक क्रिया संपन्न करने के बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है तो वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे महेश दूध पीकर सो गया। एक पूर्वकालिक क्रिया पहचानने की ट्रिक होती है कि कर शब्द दिया होता है, पीकर, खाकर, सोकर, उठकर, पढ़कर, खेलकर, दौड़कर, भागकर, उसने दूसरा काम किया है, तो वो आपका पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे महेश दूध पीकर सो गया, ठीक है। हमने यहाँ क्या बताया? पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। तो मुख्य क्रिया क्या है? सोना, ठीक है। महेश की जो मुख्य क्रिया थी वो क्या थी? सोना था, ठीक है। यहाँ पे गौड़ क्रिया क्या है कि पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया है कि दूध पीकर, एक काम करने के बाद वो सोया है, तो अर्थात यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब बात करते हैं कि द्वय कर्मक क्रियाएं जो होती हैं, तो द्वय कर्मक क्रिया में गौड़ कर्म और मुख्य कर्म बाद में आता है, ठीक है। तो द्वय कर्मक क्रियाओं में गौड़ कर्म और मुख्य कर्म के बारे में चर्चा करते हैं कि मुख्य कर्म और गौड़ कर्म क्या होता है। तो जहां पे मुख्य कर्म होता है, जैसे आपका जो कोई कार्य है, जो आप कार्य कर रहे हैं,
जैसे आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब की इच्छा रखते हैं तो वो आपका सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य के साथ अगर आप जॉब के साथ साथ कोई दूसरा कार्य करते हैं वो आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे समाज सेवा करते हैं, ठीक है, और कोई कार्य करते हैं तो वो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि द्वयकर्मक क्रियाओं में। अब देखो द्वयकर्मक क्रियाएं क्या हैं कि धर्मेंद्र ने रीना को फूल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे धर्मेंद्र करता है रीना को, ठीक है। रीना शब्द क्या है, रीना को, यहाँ पे को लगा है तो यहाँ पे एक कर्म हो गया। द्वयकर्मक का मतलब होता है जहाँ पे दो कर्म होते हैं वो दो कर्मक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे फूल को किसको दिया, फूल को दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी कर्म निकल रहा है, अर्थात दो कर्मक क्रियाएं हैं। तो द्वयकर्मक क्रियाओं में कर्म, देखो धर्मेंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, फूल देना, ठीक है। अब किसको, रीना को, ये एक गौड़ कर्म हो गया। तो मुख्य कर्म से पहले गौड़ कर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो आपका द्वयकर्मक क्रियाओं में आता है। अब है निषेधात्मक वाक्यों में, ठीक है। निषेधात्मक वाक्यों का मतलब होता है जिनमें ना लगा होता है या मत लगा होता है, ना या नहीं या मत, ठीक है। निषेधात्मक वाक्यों में ना अथवा नहीं का प्रयोग क्रिया से पूर्व किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि तुम्हें यह काम नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कहेंगे कि ये काम नहीं करना है तुम्हें, गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें ये काम नहीं, यानी क्रिया से पहले नहीं या ना शब्द आएगा, क्या है, क्रिया से पहले नहीं या ना शब्द आएगा तभी आपकी वो क्रिया कहलाएगी, ठीक है। कैसी, जैसे निषेधात्मक आएगा, आना क्या है, क्रिया है, आना से पहले नहीं का प्रयोग किया गया है। तो जो निषेधात्मक वाक्य होते हैं वो ना और नहीं वाले होते हैं, तो वो हमेशा क्रिया से पहले आते हैं। जो भी निषेधात्मक वाक्य होंगे, जैसे यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, ठीक है, प्रवेश वर्जित है, निषेध है, ठीक है। जैसे यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है, खड़ी करना मना है, मना का मतलब नहीं, आप यह कार्य नहीं कर सकते, करना यानी क्रिया से पहले नहीं आएगा, ऐसे शब्द सही होते हैं। अब है करण कारक, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक कर्ता में कर्म के मध्य रखे जाते हैं तथा वाक्य में इनका प्रयोग विपरीत क्रम में किया जाता है, ठीक है। जैसे अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण कारक ये होते हैं। जैसे हमने लिखा जो कर्ता और कर्म इनके बीच में अगर सेंटेंस को आपको सही करना है, वाक्य को सही करना है, तो कर्ता और कर्म के बीच में इन सब का मतलब सबको आ जाना चाहिए, अपादान को भी, संप्रदान, करण जो भी आ सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि रीना ने कागज पर धर्मेंद्र के लिए पेंसिल से चित्र बनाया। अब देखो कौन है, हमने क्या बताया, कर्ता और कर्म के बीच में सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो कर्ता क्या है, यहाँ पे रीना है, रीना ने कर्ता ने, ठीक है, कागज पर, तो कागज पर मतलब अधिकरण, ठीक है, अधिकरण में पेपर होता है, अधिकरण धर्मेंद्र के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, यहाँ पर संप्रदान आएगा। पेंसिल से यानी किससे, पेंसिल से, तो यहाँ पे क्या है, करण कारक होगा। करण कारक का मतलब है आधारो अधिकरणम, यहाँ पे किसी का आधार होता है वह आपका करण कारक में आता है, ठीक है, कर्ता अधिकरण। अब देखो कर्ता क्या है, अब क्या बनाया, चित्र बनाया, कर्म क्या है, चित्र को बनाना, ठीक है, चित्र कर्म है, बनाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो कर्म और कर्ता के बीच में अधिकरण, संप्रदान और करण कारक आते हैं, यही सेंटेंस आपके सही होते हैं। इस तरीके के और बेहतरीन वीडियो आप देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।